टुडे आज हम करेंगे वायरस की साख्त, ठीक है। तो ये आपको जो स्क्रीन जी। पर नजर आ रही है ये चीज एक मुकम्मल एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बड़ा वाज़ेह एक स्ट्रक्चर है, बड़ा सिंपल है, मगर ये एक वायरस का की साख्त है, ठीक है। और जी। बहुत सादा होती है इसकी साख्त, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी किंगडम में इसको नहीं रखा गया। किंगडम मोनरा जो सबसे सिंपल, जिसमें सादा तरीन जानदार होते हैं और बिल्कुल प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस भी नहीं होता, ये उन्हें उस किंगडम में भी नहीं रखे गए, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं और ये खुद से मतलब उस तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये किसी होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इनको अपने सर्वाइवल के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है और उसके सेल के अंदर जाकर उस सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करके ये रिप्रोड्यूस करते हैं और ये जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज अगर इनको कोई होस्ट ना मिले, अगर ये किसी सरफेस पे पड़े रहे तो ये फिर सरवाइव नहीं कर सकते और मुख्तलिफ अशकाल में ये पाए जाते हैं। ये देखिए, एक ये मैंने आपको दिखाया वायरस, एक ये देखिए, ठीक है, एक ये है, जी। ये एक बैक्टीरियोफेज है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बैक्टीरिया को होस्ट बनाता है, ये उसके ऊपर हमला करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। ये देखिए, ये जिसने पूरी दुनिया में आजकल तबाही पैदा की हुई है, कोरोना वायरस, ये ऐसा है। हर जी। वायरस का दूसरे से अलग होता है। तो आप देखिए, रॉबर्ट विटिकर ने जो की थी क्लासिफिकेशन की थी, किंगडम्स, 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को, उसके अंदर वायरस कहीं पर भी नहीं आपको नजर आ रही। सबसे सिंपल जो है ये देखें, ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, और अगर वो यूकैरियोट्स हैं तो वो यूनिसेल्युलर हैं या मल्टीसेल्युलर हैं, और प्रोकैरियोट्स वाले सारे मोनरा में हैं, फिर यूनिसेल्युलर सारे प्रोटिस्टा में हैं, फिर मल्टीसेल्युलर जो हैं वो आपके आते हैं या तो उनके अंदर सेल वॉल होती है जैसे कि प्लांट्स, या वो विदाउट सेल वॉल्स हाँ, होते हैं जैसे कि एनिमल्स। और के अगर लिए। प्लांट्स हैं तो प्लांट्स विदाउट सेल वॉल वाली 2 किंगडम्स हैं। एक जिनके अंदर क्लोरोफिल है, वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, फोटोट्रॉफिक उनको कहते हैं, प्लांटी जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो फंजाई हैं। तो इनके अंदर कहीं पर भी आपको वायरस नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वायरस सादा तरीन स्ट्रक्चर है और ये इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शुमार ही नहीं किया जाता। तो वापस चलते हैं, अब देखिए इनकी जो स्ट्रक्चर है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड जो इनका जीनोम है वो इस तरह से, ये विदाउट एनी न्यूक्लियस ये होता है। और कैप्सिड, एक इनकी जो है ना वॉल जो होती है, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड, जिसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, और फिर एक इन्वेलप होता है जिसने इसके कैप्सिड को और न्यूक्लिक एसिड को सराउंड किया हुआ होता है, प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। उसके ऊपर अमूमन ये स्पाइक्स होते हैं जिसकी वजह से ये पंजे गाड़ता है सेल्स के ऊपर, जिस भी एनिमल, प्लांट्स या ह्यूमन को उसने टारगेट करना होता है। तो ये इसका है बाकायदा एक स्ट्रक्चर जो कि सभी वायरसेस में कॉमन है, यानी उनका एक इन्वेलप होगा। अब देखिए, जैसा कि ये वाला वायरस है, ये बाहर वाला देखेंगे, इसका इन्वेलप है, जिसको आप लिफाफा कह सकते हो। जब भी कोई चीज आप लिफाफे पे डालते हो तो थोड़ी सी प्रोटेक्टेड हो जाती है, तो ये इसका इन्वेलप है। और ये देखिए, ये इसका डीएनए, आरएनए, या तो आरएनए वायरस होते हैं या डीएनए वायरस होते हैं, यानी ये इसका जीनोम है, और ये कैप्सिड है जो जिसने इसके जीनोम को सराउंड किया हुआ है। और ये देखिए, ये इस तरह से स्पाइक्स होती हैं जिसकी वजह से ये होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है इनके थ्रू। ठीक हो गया। अच्छा, जी मिस। आपके सिलेबस में जो डिटेल में है वो है बैक्टीरियोफेज। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये स्क्रीन के जी। ऊपर, ये क्या है? ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया पे हमला करता है, ठीक है। अब इसका हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे और इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो बैक्टीरियोफेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है। इसके जिस्म को आप देखिए 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, हेड और टेल। ये ऊपर वाला, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये जी।
ये वाला इतना हिस्सा इसका जो है हेड है, ठीक है, ये हेड है, और ये बाकी इसका ये वाला हिस्सा जो है ये है टेल, ये इसकी दुम है। अब हेड के अंदर क्या क्या चीजें और टेल के अंदर क्या क्या चीजें वो क्या क्या करती हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसका सर जो होता है ये 6 कोनों वाला होता है, इसको हेक्सागोनल कहते हैं। कोई भी चीज जो 6 कोनों वाली होगी ना, ये इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, इसके गिनने आपको 6 कोने हैं। ये वाली शेप हमेशा हेक्सागोन कहलाती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है इसके साइड्स। ये हेक्सागन होती है, इसका हेड इस तरह से होता है, ये 6 कोनों वाला जी। इसके सर के इर्द गिर्द प्रोटीन का गुलाफ होता है, कैप्सिड जिसे कहते हैं ना, जो शीट है, इसको अंग्रेजी में शीट कहते हैं। ये इसका डीएनए है, ये इसका जीनोम है, और इस सर के जो बाहर है इर्द गिर्द है, ये प्रोटीन का एक होल है, गुलाफ है, जिसको कहेंगे कैप्सिड, ठीक हो गया जी। सर के नीचे का हिस्सा इसका गर्दन है, ये वाली जगह आप देखिए, ये मैं आपको थोड़ी सी बात, जहां पर सर और टेल है ना उसके बीच में ये वाला पार्ट आप देखिए, किसी और कलर से, रेड से कर देती हूँ, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है ये नेक है, जो कि सर और दुम को आपस में मिलाता है, तो इसको नेक कहते हैं। अब सर के अंदर क्या होता है, ये देखिए सर के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये इसका है, यहाँ पर डीएनए पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। ये जो आपको धागे की तरह ये नजर आ रहा है ना, ये इसका डीएनए है। और गर्दन के नीचे आपको एक नाली नुमा हिस्सा है, ये देखें, ये नाली नुमा हिस्सा, ये है इसकी दुम या टेल। दुम के इर्द गिर्द भी इसके प्रोटीन का गुलाफ होता है, ये देखिए ये इसकी दुम है, इसके इर्द गिर्द भी ये सारा जो है इसका एक शीट है, एक प्रोटीन से बनी हुई शीट है, गुलाफ है। अब दुम के नीचे क्या है, ये वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये सारा, इसको कहते हैं बेस प्लेट। क्या कहते हैं, बेस प्लेट। इस हिस्से के साथ आप देखिए 6 ये धागे की तरह ये चीजें साखते हैं, ये वाली 6 धागा नुमा साख्ती होती हैं, जिन्हें टेल फाइबर्स कहते हैं। चूंकि ये टेल से जुड़ी हुई है ना, टेल से, और ये धागे की तरह है, तो इनका क्या नाम रखा गया है, टेल फाइबर्स, बिकॉज they are associated with the tail, they are originating from this tail and they are fiber like, यानी कि ये धागा नुमा है और ये दुम में से निकल रही हैं, तो इनको कहते हैं टेल फाइबर्स। प्लेट के नीचे कुछ ऐसे ना, यहाँ पर ये सुई की तरह की कुछ साख्तें होती हैं, जिनको टेल पिन्स कहा जाता है। यहाँ पर इतनी वाज़ेह आपको नजर नहीं आएंगी, मैं खुद से ड्रॉ कर देती हूँ कि ये ब्लैक कलर से करती हूँ। ये यहाँ पर ना बिल्कुल इधर सुई की तरह ना, बिल्कुल बारीक, यहाँ पे जहाँ पे टेल एंड हो रही है, ये होती है जिनको कहते हैं टेल पिन्स। तो ये पूरे का पूरा जो है वो वायरस का स्ट्रक्चर है, और आपको मालूम है कि इसी स्ट्रक्चर से ये बड़ी तबाहियां फैलाता है। ये देखिए, ये जो इसके टेल फाइबर्स हैं, ये इसके पंजे हैं जो गाड़ता है ये सेल्स में। आप ये देखिए, ये कोई भी सेल है, लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया का सेल है, चूंकि ये एक बैक्टीरियोफेज है, तो ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। और बैक्टीरिया चूंकि प्रोकैरियोट्स होते हैं, वाजिया न्यूक्लियस इनके अंदर तो होता नहीं है, इनका भी ये जीनोम है जो कि ऐसे इधर पड़ा हुआ है, इसका डीएनए। तो ये क्या करता है कि ये वाले जो टेल फाइबर्स है ना, ऐसे ये पंजे गाड़ता है सबसे पहले, और सरफेस के साथ ये यहाँ पर इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये डिसॉल्व करता है, और ये अंदर घुसता है इन टेल फाइबर्स की वजह से, जो कि होती हैं इसकी बेस प्लेट में, ठीक है। तो ये
इस तरह से सेल के अंदर ये जाता है। अब इसको आपको बहुत ज्यादा इसकी जो डिटेल है कि वो किस अंदर जाके बैक्टीरिया के वो किस तरह इसकी पूरी मशीनरी को कंट्रोल करता है और इसके पूरी प्रोटीन्स को इस्तेमाल करते हुए ये अच्छा जब ये जाता है अंदर ना तो ये जो शीट है ना प्रोटीन का गुलाफ कैप्सिड ये बाहर ही छोड़ जाता है। उसका जो डीएनए है ना ये अंदर जाकर ये सारा जो है ये रेप्लिकेट करता है, यानी कि ये 1 से 2, 2 से 3 और फिर ये डीएनए जो है इसका है वो रेप्लिकेशन होगी। यहाँ पर ये सारी जो प्रोटीन्स हैं जो सारे जो चीजें हैं ये एनर्जी जो है वो इसकी इस्तेमाल कर रहा है बैक्टीरिया की, और इसकी इस्तेमाल करते हुए ये क्या करेगा कि अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा और फिर इसका डीएनए जो है वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है प्रोटीन कैप्सिड बनाने की भी, तो उसके गिर्द ये हेड और टेल और ये सारा कुछ फिर बन जाएगा और फिर ये क्या करेगा कि इसकी सेल वॉल को इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये दोबारा इसको लाइसिस होगी बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया सेल जो है वो रप्चर कर जाएगा और ये बाहर निकल आएंगे। ये बहुत सारे इस तरह से जो बहुत सारे वायरस हैं ये करके ये बाहर निकल आएंगे, तो इस तरीके से ये सरवाइव करते हैं। तो आपको ये सारा कुछ जो है ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, आपको सिर्फ वायरस की साख पता होनी चाहिए और वायरस क्या करते हैं। आपको मालूम है कि ये पैरासाइट होते हैं और ये होस्ट के अंदर जाके मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करती हैं और उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। ये देखिए ये कोरोना वायरस है, इसकी ये स्पाइक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जिसको ये जो लंग्स होते हैं ना लंग्स को ये अटैक करता है बेसिकली सबसे ज्यादा जब ये सिकनेस कॉज करता है जब ये लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। वैसे तो इसको जो नेजल पैसेज है या ये थ्रोट के अंदर भी इसको मारा जा सकता है, अगर ये उसके बाद ये पहुंचता है नेजल कैविटी से ये थ्रोट और थ्रोट के से फिर ये विंड पाइप और इसके जरिए ही होता हुआ जब लंग्स तक पेनिट्रेट कर जाता है तो वहां पर जाकर ये इन्हीं के जरिए ये जो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इनके जरिए ये अपने आप को लंग्स के टिश्यूज में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वहां पर ये रेप्लिकेट करता है, यहाँ वहां पर जाकर ये बहुत सारे अपने जैसे वायरसेस और बना देता है और फिर जो है वो सिम्टम्स क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, ये इसके अंदर ये एम प्रोटीन्स हैं, ई प्रोटीन्स हैं, ये इसका एनवेलप है, आरएनए और ये आरएनए वायरस है। ठीक है, और आपको मालूम है कि ये अपनी शक्लें बदल रहा है, यानी कि जैसे जैसा इसको एनवायरनमेंट मिलता है उसके मुताबिक अपने आप को ढाल रहा है। इसी वजह से इसके लिए अभी तक वैक्सीन जो भी बनाई जाती है ना तो ये म्यूटेट कर रहा है बड़ी तेजी के साथ। तो कभी आप देखिए गर्मियों में कुछ और सिम्टम्स ये दे रहा था, फिर सर्दियों में कुछ और सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ लोगों में कुछ सिम्टम्स हो रही हैं, कुछ में कुछ हो रही हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा है, ये अपनी शक्लें बदल रहा है। तो इस वजह से जैसे जैसे ये बदलता है उसी तरह से ये सिम्टम्स भी अलामतें भी वैसे ही पेशेंट्स में प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया वायरस के मुतालिक। अब वायरस जो है वो मैंने आपको 5 किंगडम्स में ये 5 किंगडम्स में वायरस का क्या मुकाम है ये आपके सिलेबस में शामिल है। और ये जाहिर सी बात है ये माइक्रोब्स जो हैं जरासीमों का एक बड़ा अहम ग्रुप है और इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ये इतने छोटे होते हैं और चूंकि ये बीमारियां फैलाते हैं इसलिए ये अहम है, इनको समझना जरूरी है। और इसके किसी भी जानदार के जिस्म के बाहर ये बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, गैर फौल होते हैं। ये अपनी जिंदगी के तमाम अफाल और अपनी सरगर्मियां किसी जिंदा सेल के अंदर ही कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का सेल हो गया, ह्यूमन सेल्स हो गए या किसी और एनिमल या प्लांट के सेल्स हो गए। और इनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा जा सकता और इसकी क्या वजूहात है, क्योंकि ये बेजान और ये एक इंटरमीडिएट लिंक समझे जाते हैं जानदारों बेजानों के दरमियान, क्योंकि बहुत सारी खुसूसियात हैं जो बेजान अशिया जैसी होती हैं, जैसे इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, इनके अंदर रेस्पिरेशन नहीं है और ये क्रिस्टल्स बनाते हैं। और जानदारों की खुसूसियात भी पाई जाती हैं, मसलन ये रिप्रोड्यूस करते हैं और इनके अंदर डीएनए मौजूद है, प्रोटीन का कैप्सिड मौजूद है। और आपको मालूम है कि 5 किंगडम सिस्टम तो सिर्फ उन चीजों की ही दर्जाबंदी करता है ना जो मुकम्मल तौर पर जानदार होते हैं, और वायरसेस में सेल की कोई तरतीब नहीं है। ठीक है, कोई इनके अंदर न्यूक्लियस, कोई इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं साइटोप्लाज्म वो भी नहीं है।
और इनका जो खुराक लेने का तरीका है वो भी वाज़ेह नहीं है। और आपको मालूम है कि जो 5 किंगडम सिस्टम में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें तरीका खुराक के कोई जानदार अपनी खुराक कैसे हासिल करता है, खुद बनाता है या किसी और से हासिल करता है, या उसके अंदर कौन सा सिस्टम है, ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ है। तो ये ना तो ऑटोट्रॉफ है ना ये हेट्रोट्रॉफ है, और इसकी वजह से इनको 5 किंगडम्स में इनके मकाम का तयन किया ही नहीं जा सका। ठीक हो गया? कोई सवाल जो आप पूछना चाहें? कोविड-19 खत्म नहीं होगा? बेटा जब तक इसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर वैक्सीन, स्टैंडर्ड वैक्सीन नहीं बन जाती तो ये तो नहीं होगा। और अगर वैक्सीन अभी बनाई भी है कुछ मुमालिक ने, जैसे बरतानिया ने बनाई है, मगर उसकी आप देखिए उसकी इतनी वसी पैमाने पर प्रोडक्शन, उसके कुछ कामयाब तजुर्बे भी किए गए हैं और वो सुना है कि लॉन्च भी कर रहे हैं, अपने मुल्क के तमाम लोगों को लगा भी रहे हैं, लगाने भी जा रहे हैं। मगर उसकी अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है, सब पूरी इसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है सारे ह्यूमंस में और कोई इसके एडवर्स इफेक्ट नहीं होते इस वैक्सीन के, और प्रोटेक्शन देती है ये, तो इसकी इतने बड़े पैमाने पर, पहली बात ये पूरी दुनिया में आपको पता है ट्रिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है दुनिया की, खरबों में पहुंची हुई है, तो उसके लिए इतनी बड़ी पैमाने पर कोई एक मुल्क तो नहीं इस वैक्सीन को बना सकता। फिर उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जब इसको ट्रांसफर किया जाता है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये खराब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, इसको बाकायदा आइस में इसको रखा जाता है, और इतनी ज्यादा तादाद में इस तरह से कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे ये ट्रांसपोर्ट की जा सके और इसकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, तो ये बड़ी मुश्किल बातें हैं। इसलिए अभी तो फिलहाल यही जरूरी है कि हर मुल्क जो है वो अपने प्रोडक्शन खुद करे अपने लोगों की के लिए वैक्सीन को। लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया के सारे मुल्क जो है वो इतने तरक्की याफ्ता नहीं है, उनके पास इस तरह से एक्सपर्ट नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है जो ये इस तरह की वैक्सीन को तैयार कर सकें, उसके कामयाब तजुर्बे कर सकें और फिर उसको उसकी सप्लाई लाइन जो है वो पूरे अपने मुल्कों में अपने लोगों तक पहुंचाएं। ये सारी चीजें जो हैं अभी फिलहाल सब दुनिया के ममालिक में तो नामुमकिन है, मगर आप उसको बच सकते हैं इस वायरस से जो उसके SOPs आप फॉलो करें, आप मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप बिला वजह जो है वो सोशलाइज ना करें, हाथ ना मिलाएं, और आप बार बार हाथों को धोएं, क्योंकि ये वायरस जो है इसकी ये भी आप देखिए कि मर जाता है ये सोप से, कोई भी आम साबुन हो, इसको अगर आप 20 सेकंड के लिए ये वायरस के साथ इसका एक्सपोजर अगर आपके हाथों तक ये पहुंच ही गया है तो आप अगर हाथ धोएंगे तो ये नहीं एक्सेस हो सकती इसकी आपके जिस्म के अंदर, क्योंकि ये आपकी सिर्फ जो बॉडी की ये सरफेसेस कैसे अंदर जाता है, जैसे मेम्ब्रेन्स हैं, आप आंखें रगड़ते हैं तो आंखों के जरिए ये अंदर चला जाएगा, नाक के जरिए चला जाएगा, तो आप नाक को ढांक के रखें और मास्क पहने और बिल्कुल भी बार बार आंखों को मत रगड़े, अपने चेहरे पे हाथ बिला वजह मत लगाएं। हम लोग को बड़ी आदत होती है बार बार हाथ जो है ना वो चेहरे पे ही जाता है, इधर से आंख रगड़ रहे हैं, इधर से कान रगड़ रहे हैं, तो ये अपनी इन हैबिट्स पे काबू पाना है। और हाइजीन के जो हमारे मजहब ने भी हमें बताया हुआ है कि वजू करें, और आप जब भी बाहर से होकर आए नाक में गर्म पानी डालें, गले में गॉगल्स करें गर्म पानी के, और हाथों को धोएं प्रॉपर। ये नहीं कि बस 1 सेकंड के लिए नलके के नीचे रखे और निकाल लिए, नो, प्रॉपर जो है टाइम देके हाथों को धोएं, प्रॉपर सोप जो हैंड वॉश है या सोप है उसका इस्तेमाल करें, तो फिर ये आप बच सकते हैं इससे। और इस तरह से उस तरह से नुकसानदेह नहीं हो सकता, आप इससे बड़ी आसानी से इससे बचाव भी कर सकते हैं। तो ये था वायरस के मुतालिक। अभी आपकी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास इन इंग्लिश क्लास। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज। और थोड़ा सा ये काम जो है ना ये आप ले लीजिए, अल्लाह हाफिज मिस। आपको मैं होमवर्क भी दे रही हूँ तो वो भी आप जी मिस। ठीक है, ये आप इसकी जाइए एक्सरसाइज पर।
और एक्सरसाइज में आप देखिए जी इसमें आपका पेज 72 पर है। क्वेश्चन नंबर 2, बैक्टीरियोफेज की साख के बारे में आप क्या जानते हैं? ये सवाल आपको करना है। और उसके बाद आपका पेज 73 पर है, बैक्टीरियोफेज की दी गई शक्ल में निशानजदा हिस्सों के नाम लिखिए। इसको आपने करना है। ठीक हो गया?